हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सिस में आप सभी का स्वागत है। सभी जानते हैं कि हमारी पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं और पॉलिटी एनसीईआरटी के अंतर्गत हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को कर रहे हैं और आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी 10वां चैप्टर है, अध्याय 10 समानता के लिए संघर्ष। समानता क्या होती है? हमने जब पहले चैप्टर को डिस्कस किया था तो उसमें समानता यानी इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है कि सभी लोग, जो भी लोग जीवन यापन करते हैं, जो भी लोग आपके आसपास रहते हैं, चाहे महिलाएं हों बच्चे हों, सभी लोग क्या है, एक समान है। ठीक है। आपने अंसारी दंपत की कहानी, मेलानी, कांता, इन सब की कहानी आप पहले पढ़ चुके हैं। ये आप सभी देख सकते हैं। सभी लोग अलग प्रकार का व्यापार करते हैं और आपने हर चीज को देखा है। जैसे आपने विज्ञापन वाले चैप्टर को देखा था, ठीक है, आपने मार्केट चैप्टर को देखा था, बाजार में एक कमीज का आपने चैप्टर देखा था। तो आपने देखा था कि नहीं, मार्केट में भी समानता नहीं है, कोई कम लाभ कमाता है, कोई अधिक लाभ कमाता है। ठीक है। तो वो कैसे क्या होता है, संविधान ने हमें क्या दिया है, कैसे उसको कम करना है। तो समानता का मतलब देखो, 100% समानता एक पूरी कल्पना है। 100% समानता होना संभव नहीं है, लेकिन वो समानता जो हमारी अस्मिता को ठेस ना पहुंचाए, ठीक है, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। जैसे संविधान के विषय में हम पढ़ते हैं, भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, यानी सब क्या है, समान है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये एफआर में भाग 3 में आपको मिल जाएगा। हिस्से को पढ़ चुके हो। राज्य और उसके कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति, उसकी जाति, धर्म, लिंग, उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 कहता है। किसी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, ठीक है, अमीर गरीब, इन आधारों पर उसे क्या किया जा सकता है, उसे समान माना जा सकता है। ठीक है। वो उसे किसी प्रकार के असमानता का व्यवहार करना दंडनीय अपराध है। ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। जो पागल अथवा दिवालिया नहीं है, जिसको जो बैंकरप्टी घोषित नहीं किया गया है, जो किसी कानून के द्वारा उसको मतदान करने से न रोका गया है, इसके अलावा जो भी नागरिक है, जो भी 18 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, उसको मतदान करने का राइट मिल जाता है। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में अगर वो नॉमिनेट है, अगर उसका नाम मतदाता सूची में है, तो वो क्या करेगा, मतदान के लिए एलिजिबल है। वो जनता में अपने प्रतिनिधियों को, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने कभी ना कभी वोट किया होगा जो 18 वर्ष के होंगे। आपके आपको पंचायत चुनाव में, सबसे छोटे स्तर का चुनाव जो ग्राम पंचायत का होता है या नगर पालिका होता है, नगर निगम के होते हैं, वहां वोट डालने का अधिकार है अगर आप 18 वर्ष के हैं। आपको एमएलए, ठीक है, जिसको विधायक कहते हैं, उसके चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। एमपी, एमपी मीन्स लोकसभा के व्यक्ति को आपको चुनने का अधिकार है, जिसको हम लोकसभा सांसद बोलते हैं। जैसे पीएम मोदी को हम लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे चुनाव हैं जहां पर जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। मताधिकार सब, ठीक है, हमारे भीतर समानता की भावना विकसित होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को वही राइट मिला है, वही अंबानी को राइट मिला है, अंबानी को भी एक वोट डालने का राइट मिला है, वही आम आदमी को भी एक वोट डालने का अधिकार मिला है। सभी को समान अधिकार मिला है। ठीक है। क्योंकि हमारे वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी भी अन्य व्यक्ति की वोट की है, लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के भी जीवन में नहीं छू पाता है। पहले अध्याय में पढ़ा कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बढ़ रहा है, और निजी का प्राइवेटाइजेशन होने से जो अमीर व्यक्ति होगा, जिसकी इनकम अच्छी होगी, तो वो तो सेवाएं अच्छी तरह से खरीद लेगा, लेकिन जिनकी इनकम 100 रुपए 200 रुपए पर डे होगी, वो कैसे ना इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं, इतने महंगे खर्चे अफोर्ड कर पाएगा। और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही के रवैयों ने कांता, हकीम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। इसी तरह एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियां चौड़े विज्ञापन पर खर्च करके अनेक संसाधनों को के सामने वो क्या करती हैं, कमजोर हो जाती हैं। मान लिया गांव का कोई उत्पादक है जो अचार का व्यापार करता है, ठीक है, वो अचार बनाता है, बेहतरीन अचार बनाता है, और कंपनियां क्या करती हैं, उसके अचार को कम कीमत पर खरीद करके बड़े बड़े विज्ञापन होल्डिंग लगा करके बड़ी बड़ी कीमतों पर बेचती हैं और महंगा से महंगा मुनाफा कमाती हैं। ठीक है। तो इसी तरह बूढ़ी औरत क्या करती है, विज्ञापन के मामले में पिछड़ जाती है। वो मार्केटाइज नहीं कर पाती है और उसका जो उत्पादन है वो क्या है, छोटे छोटे मार्केट में बिकता है और उसकी इनकम उतनी अच्छी
नहीं होती है। स्वप्ना के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। आपने कल 9 चैप्टर को देखा, उसमें स्वप्ना की कहानी है कि स्वप्ना कैसे किसान है, 4 महीने जी तोड़ मेहनत करके रुई का उत्पादन करती है, यानी कपास का उत्पादन करती है, और व्यापारी से कर्ज लेने के कारण उसकी रुई 1500 रुपए प्रति कुंटल खरीद ली जाती है, जबकि असली कीमत 1800 रुपए कुंटल होती है। ठीक है, तो कैसे उसको अपनी इनकम कम हो जाती है, साहूकार से उधार लेना पड़ता है, ये कारण मजदूरी में अपने अच्छी फसल को कम कीमत पर बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं। मिलानी की आपने कहानी पढ़ी। मिलानी क्या है? घरेलू कामगार है जो अपने मालिक के घर में काम करती है, उसे बचा कुचा खाना दिया जाता है, बासी खाना दिया जाता है, मेहनत भी, छुट्टी कम मिलती है, अपने बच्चों के लिए वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, उसको अपमानित होने पर विवश होना पड़ता है, उसको गालियां, मारपीट, ये सारे किया जाता है, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता का सबसे बड़ा कारणों में से एक है। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके पास भी क्या होता है? दिक्कतें होती हैं, और वो पैसे से कोर्स को, जो इतना महंगा कोर्स होता है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं? या तो पढ़ नहीं पाते, या फिर ऐसी वैसी जगह पर कोचिंग करके अपनी जिंदगी तबाह करते रहते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? आपको खुद से प्रयास करने चाहिए। आपकी अपनी चीजें हैं, है ना? आप अगर प्रयास करेंगे तो चीजें बदल सकती हैं। दूसरी ओर अंसारी दंपत संसाधनों के न होने, कम होने के कारण असमानता झेलनी पड़ती है। अंसारी दंपत क्या साथ क्या हुआ? बेहतर दंपत थे और ये किराए पर मकान लेने गए। उन्हें उनकी धर्म के कारण उन्हें बहुत सारे लोगों ने किराए पे मकान नहीं देना पड़ा, और जबकि उनके पास वास्तव में किराया देने के लिए पैसे थे, तब भी वे मकान पाने के लिए दिन भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आपने कहानी पढ़ी, जूठन। वो स्कूल के मैदान में इसलिए साफ करवाया जाता था क्योंकि वो दलित वर्ग से आते थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो मणिपुर में हुआ, ठीक है, मणिपुर में क्या हुआ? 2 समुदाय हैं, एक कुकी समुदाय है और एक मैती समुदाय है। उन्हीं के बीच में झड़प हुई और महिलाओं को क्या बना दिया गया? चारा बना दिया गया। और महिलाओं को, आपने कितना जघन्य अपराध हुआ, एक महिला को, ठीक है, 21 वर्ष की जो थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके निर्वस्त्र करके उसको रोड पे घुमाया गया, उसको तरह तरह से लोग, आपको कितना आक्रोश आया होगा। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में हम समानता के लिए प्रयास करते हैं? क्या हम आसपास अपने जीवन में, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो या ग्रामीण लाइफ में हो, क्या हम सभी लोगों को समान मानते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट बन गया है भारत में जाति व्यवस्था, ठीक है, धर्म, अमीरी गरीबी, ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता रहता है। क्या हम कितने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं? ठीक है, लेकिन हम लगे पड़े हैं सीमा हैदर और एसडीएम ज्योति मौर्य के लिए। ठीक है, भारत में एक वास्तविकता है कि जो गरीब है, सामान्यतः दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय है, इसमें विशेषता महिलाएं हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या 48% महिलाएं हैं, जो 13% मुसलमान, 16% दलित और 8% आदिवासी। ठीक है, तो ये क्या है? महिला द्वारा किए गए काम अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। आपने पिछले अध्याय में देखा। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह है कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे, या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति, लिंग कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। जबकि आर्टिकल 15 साफ साफ कहता है, आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी, ठीक है, कैसे उन लड़कियों का शोषण होता है। कुछ पैसे बढ़ाने के लिए उनके साथ रेप किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, मार दिया जाता है, और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको पेंट से लटका दिया जाता है। तो ऐसे हजारों हजार तुमको मामले मिल जाएंगे। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये कई जगहों पर घटती हैं। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में एक जनरल व्यक्ति ने क्या किया था, एक दलित या कहें आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था, और उसका वीडियो भी बनाया, है ना? तो ये सारे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो आसपास होते रहते हैं। हम कितना ध्यान देते हैं? ठीक है, अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, एक जागरूक नागरिक बनना है, तो ये सारी चीजें हमारे सामने जो रहे हैं, हमें उससे टकराना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक समान हैं, चाहे जिस जात से आते हो, चाहे जिस धर्म से आते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं, खासकर महिलाओं के प्रति जो असम्मान का भावना व्यक्त करती है, जो जाति के आधार पर लोगों को
छुआछूत की भावना बलवती होती है, लोग अपने घर के आसपास नहीं घुसने देते, बराबर पे बैठने नहीं देते, है ना। ये बहुत सारे कारण हैं। अभी भी आपको ग्रामीण अंचलों में बहुत सारे मिल जाएंगे, इवन शहरों में भी मिल जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों द्वारा ऐसे किए जाते हैं। अपने बच्चों को तो वो मॉन्टेसरी बढ़िया स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे जाति की जब बात आती है तो इतने रूढ़िवादी, इतने दकियानूसी विचारों के बन जाते हैं कि क्या बताएं। ठीक है, तो समानता का व्यवहार, एक माइंडसेट जो बना हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। और इसमें असमानता जो फैलाने में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं वो जाति और धर्म। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। गरीबी, मानवीय जीवन का अभाव, कुछ विशेष समुदायों के प्रति असम्मान जैसे कारक अक्सर मिले जुले ढंग से सामने आते हैं। यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है, वहीं दूसरी तरह की असमानता क्या होती है, शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम लड़कियों में के बीच स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थित गरीबी, सामाजिक असमानता इन समुदायों के अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव के मिले जुले कारण के कारण पैदा होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब समानता के लिए संघर्ष हुए। आपने अम्बेडकर सर का नाम सुना होगा, कितना इनको अपमानित किया गया, कितना अपमान झेला। ठीक है, उनको घर नहीं दिया जाता था, है ना, उनके साथ बैठने दिया, बचपन थे उनको अलग घड़े से पानी पीता था। एक दिन उनके स्कूल में वो पानी भरने वाला नहीं आया तो उनको दिन भर प्यासा रहना पड़ा। तो वो सारी चीजें, कितना अपमानित हुए। लेकिन उन्होंने पढ़ लिख करके समाज को एक दिशा दी, संविधान बनाया और शिक्षा पर जोर दिया कि खाना बेशक कम मिले लेकिन किताब अच्छी मिलनी चाहिए। नहीं, शिक्षित आपको होना है। अगर शिक्षित होंगे तो ये सारी चीजें कम होती चली जाएंगी। आपको जो धार्मिक और जातीय रूढ़िवादी विचार हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। आपने गांधी का नाम सुना होगा, हरिजन उद्धार किया। ठीक है, आपने ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने पेरियार स्वामी का नाम, स्वामी नायकर का नाम सुना होगा। ये बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया, चाहे वो महिला समानता हो, जातिगत असमानता हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, बहुत सारे संघर्ष। दुनिया भर के तमाम गांवों, समुदायों, शहरों में आप देखेंगे कुछ लोग समानता के लिए संघर्ष, कारण सम्मान तक पहचाने जाते हैं। वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने आसपास किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। जैसे वाल्मीकि की कहानी आपने सुनी, जूठन से उन्होंने क्या किया, अपने दर्द को लोगों के सामने रखा। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा, ठीक है, के साथ स्वीकार किया और सदैव किसी धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। ठीक है, अक्सर समानता के किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में अनेक संघर्ष को याद किया जाता है, ऐसे लोग हैं, ऐसे मुद्दों के लिए आगे हो, है ना। तो आपने अध्याय 5 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है। ठीक है, आपने अध्याय में 5 में तो कई सारे संघर्षों के बारे में पढ़ा, लेकिन एक और है तवा मध्य, दूसरा, जहां लोग अपने अधिकतर अधिकार के साथ खड़े हुए। ऐसे तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं। बीड़ी मजदूर, मछुआर, खेतिहर मजदूरों, झुग्गीवासियों समूह ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब देख सकते हैं तवा मत्स्य संघ, बड़े बड़े क्षेत्रों में जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, हजारों लोग को विस्थापित होना पड़ता है, पूरे गांव को। जैसे मान लिया किसी राज्य में बांध का निर्माण होना है, ठीक है, अब बांध का निर्माण नदियों के किनारे होगा। जब बांध बनाएगा तो नदियों के पानी को रोका जाएगा तो पानी अपनी धारा बदलेगा, और हो सकता है जहां शेड्यूल ट्राइब्स निवास कर रहे हो उससे जाएगा, उनके गांव को छोड़ना पड़ता है ना। यानी बहुत सारी जगहों पर विस्थापित, आप म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थी, बहुत तरह से लोगों को देख सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर में इस तरह की घटनाक्रम आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऐसे के लिए मुद्दे बन सकते हैं, ये आपके लिए मेंस पेपर के लिए, अवर सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इस तरह के मुद्दों के लिए, पॉलिटी के लिए मुद्दे बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ताकि आप मेंस में आराम से लिख सकें, छोड़कर कहीं और बचाने और जिंदगी आराम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। विस्थापन, अधिकांश लोग गरीब होते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी कोई बस्तियां जहाँ गरीब लोग रहते हैं, आप किसी शहर क्षेत्र में जाएंगे जो कि झोपड़ियां आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उन्हें उनके इलाकों से हटा दिया जाता है, बाहरी दोबारा बसाया जाता है। न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं। भाई, जिसको अगर मान लिया कोई 50 साल से एक जगह रह रहा है और उसको हटा दिया जाए तो उसके तो
जितने भी चीजें होंगी वो बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। अब देख सकते हैं मछुआरों का एक संघ है, ठीक है, आग की लड़ाई लड़ रहे हैं। अध्याय में तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। जो मतलब अब देखो कहानी है छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद, ठीक है, नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल से होती हुई आती है। होशंगाबाद में नर्मदा से मिलती है और ये बैतूल जिले होते हुए आती है ना। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 78 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ बहुत सी कृषि भूमि बांधों के कारण डूब गए। जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे और विस्थापनों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके बावजूद वे थोड़ा बहुत कमा पाते थे। अब 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और शहरी क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों को ले आए और गांव वालों को धमकियां देना। भाई अभी एक लोग काम कर रहे थे, मान लिया गांव वाले लोग काम कर रहे थे, अब बाहर के जब लोग आएंगे तो इनको क्या करेंगे, ताकत के बल पर इनको खदेड़ेंगे। तो वही यहाँ पर हुआ। गांव वाले हटने को तैयार नहीं थे। गांव में एकजुट होकर तय किया कि अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाने सामने खड़े हो गए और वहीं से तवा संघ नाम के संगठन की स्टार्ट हुआ। मुद्दा क्या था आपको बताना है। गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, कारण क्या थे। सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध के मछलियां पकड़ने का काम जारी रखने की अनुमति दी जाए या चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम मतलब कोई भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, एक प्रकार से आंदोलन। जैसे अभी पिछले किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, चक्का जाम किया था। ठीक है, सरकार ने पूर्ण मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया। अब सोचो कितना संघर्ष करना पड़ा। ये देखो सहकारी सोसाइटी है। 1996 में एमपी की सरकार ने तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार विस्थापितों को ही दिया जाएगा, है ना। 5 वर्ष लीज पर देना स्वीकार कर लिया। 2 जनवरी 1997 33 गांवों को के लिए नया साल एक नए अर्थों में प्रारंभ हुआ। उनको क्या किया, समानता की इस लड़ाई में न्याय दिया गया, ठीक है, और उसको उनको जीविका चलाने का काम दिया गया। तो इस तरह बहुत सारे संगठन बनते हैं, बहुत सारी सहकारी समितियां बने। अब असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है, कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज, अपनी नृत्य, संगीत आगे, है ना, वो कई तरीके अपना सकते हैं। जैसे ओलंपिक गेम होता है तो विरोध दर्ज कराने के लिए हाथ पे काली पट्टी बांध लिया जाता है ना, तो वो भी है। तो वो सारे घटनाक्रम से क्या होता है, एक आवाज उठती है, लोगों की समझ में आता है कि नहीं ये संबंधित घटनाक्रम है। अब देखो जानने का हक, मेरे सपनों को ये जानने का हक है क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक है कि क्यों वर्षों से खाली पड़े हैं, क्या इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को जानने का हक है क्यों गांव गांव चलना पड़े, क्यों बस का निशान नहीं। मेरे भूख को ये जानने का हक है रे, क्यों गोदामों में पड़े सड़ते हैं दाने। मुझे मुट्ठी भर धान का अन्न नहीं अन्न हो गया। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक है रे, क्यों गोली नहीं हुई। ये दवा खाने पट्टे टाकी का सामान नहीं। क्या मेरे बच्चों को हाथ दिन रात मजदूरी करके क्यों शाला मेरे गांव का नहीं। ठीक है, तो ये सारी घटनाक्रम है। अब संविधान एक जीवित दस्तावेज के बारे में जानते हैं। न्याय के लिए आंदोलन, समानता के लिए गीत, कविता, तमाम प्रेरणाओं के पीछे कुछ भाव होता है, वह मनुष्य की समानता का ही होता है। हम जानते हैं कि भारत के संविधान हम सभी को समान मानता है। देश की समानता के लिए चलने वाले आंदोलन, संघर्ष आखिरकार संविधान के आधार पर ही समता के और न्याय की बात करते हैं। जैसे आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें 5 प्रकार की समानता की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इस तरह के न्याय की बात की गई। स्वतंत्रता की नहीं, 3 प्रकार की समानता की बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई और न्याय की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई। ओके, तो मत्स्य संघ के मछुआरों को आशा के आधार पर संविधान में भी प्रावधान है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं। हमारे जीवन में सचमुच संविधान अर्थ रखता है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति समुदाय लगातार कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा क्या होता जाए, बढ़ता लूट जाए
और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए, और जहां समानता नहीं है वहां क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए। ठीक है, आरक्षण के माध्यम से समानता की दिशा में एक प्रयास किया जा सकता है। समानता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में, इस पुस्तक में हमने ऐसे कई मुद्दों को देखने का प्रयास किया। 2001 में लखनऊ में 1500 महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। जूरी बनाई गई और न्यायाधीशों को भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई। इस सच्चाई को उभारने की कानून व्यवस्था हिंसा के खिलाफ न्याय मांग करने वाली महिलाओं में कितना सहयोग मिल पाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में घटनाक्रम आप देख रहे हैं, तो ये असमानता ही तो है कि महिलाओं को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया मणिपुर की हिंसा में। और कई ऐसे आंदोलन होते हैं, वहीं महिलाओं को एक साफ टारगेट दे दिया जाता है, चाहे हिंदू मुस्लिम राइट हो, चाहे कोई जातीय संघर्ष हो, या दो समुदायों के बीच झड़प हो, या किसान आंदोलन हो, महिलाओं को ही हमेशा क्या है, नुकसान उठाना पड़ता है, बच्चों को, बुजुर्गों को। मूलभूत चुनौती आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार माध्यमों में मीडिया व्यवसायिक घरानों का दबाव, है ना, नियंत्रण, महिलाओं के श्रम का कल मूल्य देना, कपास के किसानों को बेहद कम आए, ये सब लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौतियां हैं। ये वो मुद्दे हैं सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं, देश के सामाजिक और आर्थिक समानता के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में इन्हें क्या करना है, संघर्ष करते रहना। महत्वपूर्ण तत्व है, व्यक्ति और समुदाय के स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती जब उनके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। कम से कम समानता, भूख से लड़ने के लिए उन्हें खाना, भोजन, स्वास्थ्य, समान हक, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण स्वच्छ, ये सारी चीजें अगर समानता के साथ बनती, तभी हमारी जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना है ना, पूरी होगी। तभी हम एक वेलफेयर स्टेट कहलाएंगे जहां सभी को समान हक मिलेगा, किसी के हक को कोई मारेगा नहीं। ठीक है, अब ये संदर्भ है जो आपकी किताब में दिया गया है। तो आज के लिए हमारे जो पॉलिटी 7th क्लास है, NCERT कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो 10 चैप्टर हैं हमने सारे कंप्लीट कर लिए। इसमें मोटी मोटी बातें आपको जो नोट करने के लिए, नोटिंग करने के लिए होंगे, करीब 10 पेज होंगे। ठीक है, आप इसको ठीक से करिए, रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लासेज को देखिए, लोगों को शेयर करिए। तो आज हम ये कर, नेक्स्ट क्लास हमारी कक्षा 8 की NCERT होगी। ठीक है, और उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। क्लास को अप्रिशिएट करिए, लोगों से पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा उन्हें देखिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।